नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं वन मंडलाधिकारी मोहम्मद सईद खान साहब। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बारिश आ रही है, लोगों को लगता है कि पेड़ लगाने का काम वन विभाग का है। वन विभाग केवल पेड़ लगाता है। क्या है फॉरेस्ट मैनेजमेंट और क्या होता है वन संरक्षण? देखिए, वन विभाग की भूमिका केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है। हमारा जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम है उसको हम इस तरह से देखते हैं कि जो हमारे अच्छे वन हैं उनको उसी रूप में संरक्षित रखा जाए, उनका संवर्धन करा जाए और उनसे जो उत्पादन है वो प्राप्त किया जाए। दूसरा जो वन का प्रकार है वो बिगड़े वन का है। हमारी प्राथमिकता रहती है कि जो बिगड़ा वन क्षेत्र है उसको भी हम अच्छे वनों की श्रेणी में लाएं और उसके लिए जो बिगड़ा वन क्षेत्र है उसमें हमको कई तरह के ऑपरेशंस करना पड़ते हैं। जैसे जो क्षेत्र प्लांटेशन योग्य है उसमें हम पौधों का रोपण करते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें सॉइल डेप्थ बहुत कम होती है, जहां चारा का उत्पादन किया जा सकता है, उस क्षेत्र को हम चारा विकास के रूप में तैयार करते हैं। तात्पर्य ये हैगा कि जो हमारी अच्छी गुणवत्ता के जो जंगल हैं जिनसे हम छोटी इमारती लकड़ी और चारा जो प्राप्त कर रहे हैं, इसके अलावा एमएफपी के रूप में जो बहुत से कंदमूल, जड़ी बूटियां और मेडिसिनल हर्ब शर्ब्स प्राप्त कर रहे हैं, उस श्रेणी में हमारे बिगड़े वन को भी लाना है और उससे भी हमको ये सभी चीजें प्राप्त करना है। 2005 में हमारी नई वन नीति बनी। उसमें यह तय किया गया कि वनों से आय उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी महत्वपूर्ण यह है कि वन संरक्षित रहें। क्या कैसे संरक्षित हो रहे हैं वन? नहीं, इसके लिए वनों के संरक्षण के लिए हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र को आइडेंटिफाई करा हुआ है। वैसे तो आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो वनों के ऊपर जैविक दबाव, जिसको बायोटिक प्रेशर बोलते हैं, वो बहुत अधिक है। हम अगर देखें तो करीब 30% वन क्षेत्र पूरे प्रदेश में है और अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर और संवेदनशील है। यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंदौर जिले का, उसमें मात्र 18% वन क्षेत्र है। तो इससे साफ नजर आता है कि हमारे वनों पर जैविक दबाव कितना है। तो जैविक दबाव की वजह से जो है बहुत सी संरक्षण का काम हमारा बढ़ जाता है। तो इसमें हमने हमारे क्षेत्र को आइडेंटिफाई करा है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे ज़्यादा संवेदनशील हैं कटाई के लिए, अतिक्रमण के लिए, चराई के लिए या वन्य प्राणियों के शिकार के लिए। कैसे आप करते हैं? आप किसी भी क्षेत्र, इंदौर से आप खंडवा जाएं, बड़वा जाएं या खलघाट जाएं, सारे रास्ते आपको ढाबे मिलेंगे। ढाबों में लकड़ी जलाई जाती है। दिन भर ढाबे चलते हैं, रात भर ढाबे चलते हैं। लकड़ी अच्छी जलाऊ लकड़ी की तरह हरे भरे पेड़ काट के सुखाए जाते हैं, उनको जला दिया। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा और मैं इसमें बतला रहा था कि जो हमने ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई करे हैं उसमें हमने वहाँ के जो ग्रामीण बंधु हैं उनका पूरा सहयोग लिया है। आजकल आप जानते हैं कि शासन की कोई भी योजना जब तक उसमें हमें ग्रामीणों का सहयोग या जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। वन क्षेत्रों का संरक्षण या सुरक्षा की अगर हम बात करें या वन प्राणियों को शिकार से बचाने की बात करें, उसमें सभी में हमको हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भाई बंधु रहते हैं उनका सहयोग लेना होता है। हमने हमारे इंदौर वन मंडल में लगभग 117 वन समितियां बनाई हैं और इन वन समितियों के माध्यम से हम जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं। जैसा आपने बतलाया ढाबों पर जो जलाऊ लकड़ी आ रही है, इसके संबंध में पिछले महीने ही मैंने जो है जो बड़वा, इंदौर से लेकर बड़वा के बीच में जो हमारा वन क्षेत्र आता है, इसमें 7 ढाबे आते हैं और इसमें जंगल से गिरी पड़ी सूखी लकड़ी के नाम से लकड़ी आ रही थी। तो इन लोगों से हमने बैठक करी, इन लोगों से चर्चा करी, उनको वनों के महत्व के बारे में बतलाया। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि
ये केवल सरबोझ जलाऊ लकड़ी से हमारे वनों को कितना नुकसान हो सकता है। जब हमने इसका गणित बतलाया कि आप जो जलाऊ लकड़ी ले रहे हैं वो आपको कितने रुपए की मिल रही है, और अगर आप यहाँ से इंदौर की मंडी से, जहाँ पर जलाऊ की मंडी है, अगर यहाँ से आप इकट्ठा लकड़ी लेंगे तो आपको उसमें कितना फायदा होगा। जब उनको हमने ये सब बैठकर चीजें समझाई और बतलाई, तब उनको ये बात पता लगी कि वास्तव में अगर हम जो इंदौर की जलाऊ मंडी है, या शाहजहाँपुर से जो जलाऊ लकड़ी आती है, या खंडवा से जो जलाऊ लकड़ी आती है, यहाँ से अगर हम ट्रक लोड से जलाऊ लकड़ी लेंगे तो उनको ज्यादा सस्ती पड़ेगी, और जो ये लोग सरबोझ से लकड़ी ले रहे हैं वो उनको वास्तव में महंगी पड़ रही है। तो हम लोगों ने अपने प्रयास से उनसे जलाऊ मंडी से उनको टाई अप कराया, और आज की स्थिति में सभी जो हमारे 7 जलाऊ के ढाबे हैं, यहाँ पर इंदौर से उनको जलाऊ लकड़ी मिल रही है और वो खरीद रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है, मैं कहूँगा, जंगलों को बचाने की। उन्हें ये मालूम नहीं था कि जो है जलाऊ लकड़ी हम इंदौर से बुलवा सकते हैं। सरकार ने बबूल की लकड़ी को परिवहन अनुज्ञा पत्र, जिसको टीपी कहते हैं, उससे मुक्त कर दिया है। यानी बबूल की लकड़ी कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई रोक नहीं। वन विभाग की बगैर परमिशन के वो ले जा सकते हैं, लेकिन उनको केवल ये देखना पड़ेगा कि ऐसे क्षेत्र से बबूल की लकड़ी ना काटी जाए जो प्रतिबंधित है। उसका उल्लेख जो है लैंड रेवेन्यू कोड में दिया हुआ है कि बबूल की लकड़ी कहीं नहीं काट सकते। नहीं, जो नदी नाले का किनारा है जी, रोड के किनारे है, और जो ऐसा क्षेत्र है जहां भूक्षरण होने की संभावना रहती है, तो वहां पर जो है लकड़ी नहीं काटने की बात आई है लैंड रेवेन्यू कोड में। अगर किसान है वो अपने खेत में से बबूल की लकड़ी काट रहा है तो उसको काटने की परमिशन है, लेकिन अगर कहीं वो ऐसी जगह से काट रहा है जिससे वास्तव में भूक्षरण होकर आपके नदी नाले जो पेरिनियल्स उनको क्षति होने की संभावना है, तो वहां लकड़ी नहीं काटना चाहिए। लोगों का एक कहना है खान साहब कि एक पौधे को लगाना और उससे पाल पोसकर बड़ा पेड़ बनाना आसान है, लेकिन उसे काटना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतने कानून है कि कोई किसान अपना लगाया हुआ पेड़ भी नहीं काट सकता। किन नियमों के तहत कोई किसान अपना पेड़ काट सकता है? नहीं, जैसे मैंने आपको बतलाया कि हमारे यहाँ पर जलाऊ लकड़ी की बड़ी क्राइसिस रही है, तो जब सरकार ने देखा कि किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में बबूल के वृक्ष हैं जो लोग बाग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, काट रहे हैं और उनको जला रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक प्रतिबंध से हटा दिया जाए। तो शुरू में ऐसा लगा कि साहब बेतहाशा जो है बबूल की लकड़ी की कटाई होगी और बेतहाशा जो हमारे बबूल के झाड़ कट जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आया कि हम बबूल की लकड़ी काट कर बेच रहे हैं, उससे हमको आमदनी हो रही है, तो अब लोगों ने जो है जितनी सीमित मात्रा में उनको लकड़ी काट कर बेचने की जितनी आवश्यकता थी उतनी काट रहे हैं और बेचकर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ जब उनको ये लगा कि बबूल के झाड़ से हमको आमदनी हो रही, तो बबूल के झाड़ किसान लगाने का भी प्रयास कर रहा है। कैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है? आमतौर पे आदमी हमारे लोग दर्शक समझते हैं कि एक जंगल मतलब जंगल, किस तरह आप उसका वर्गीकृत करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं? मैं जो बबूल की बात बतला रहा था उसी के रेफरेंस में थोड़ा सा एक और इंस्टांस बतलाना चाहता हूं। जब सरकार ने देखा कि बबूल को फ्री करने से, टीपी से मुक्त करने से इसमें काफी रिस्पांस मिला और किसानों को भी इसमें फायदा हुआ, तो उसी के रेफरेंस में फिर जो है सरकार ने अभी खमेर वर्ष जो हमने 2011 में मनाया था, खमेर का वृक्ष भी जो है 8-10 साल में पक जाता है और कटने लायक हो जाता है। तो इस साल सरकार ने किसानों के लिए अगर वो खमेर का वृक्ष लगाते हैं तो उनको काटने की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। अपने खेत में भी लगाते हैं तो वो जब लगाएंगे अपने आप काट सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बबूल की तरह सरकार ने इस साल खमेर को भी टीपी से मुक्त कर दिया। ये किसानों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, खबर है। अब वो बबूल की लकड़ी की तरह खमेर की लकड़ी का भी उपयोग कर सकता है। जंगल जो है, जैसा अभी आपने प्रश्न करा कि किस तरह से इसका मैनेजमेंट होता है, ये इसका मैनेजमेंट जो है बड़ा साइंटिफिकली हम लोग करते हैं। जो हमारा वन क्षेत्र होता है उसके लिए 10 साल की एक कार्य आयोजना बनाई जाती है। उस कार्य आयोजना को बनाने के लिए हमको कम से कम 2 साल की मेहनत करना पड़ती है। जंगल के 10 साल की योजना बनाने में 2 साल लगते हैं। तो जो 2 साल लगते हैं उसके अंदर हमको पूरा वन क्षेत्र जो भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है
उसका हमको पूरा स्टॉक का एसेस करना पड़ता है, उसका सर्वे करना पड़ता है। पूरे वन क्षेत्र को हमारा स्टाफ, लोअर स्टाफ और सीनियर ऑफिसर्स घूम फिर कर देखते हैं और फिर वो देखते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, कितना यहाँ का प्रोडक्शन है और उस पर हमको कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो जो हमारा वास्तव में जंगल का जो प्रोडक्शन है, जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग क्रॉप है, उसको मूल के रूप में हम लोग रखते हैं, उसको हम नहीं काटते हैं, लेकिन ब्याज के रूप में जो हमको उसका इंक्रीमेंट के रूप में जो ब्याज मिल रहा है वो हमको कितना मिल रहा है, इसका पूरा गणित की तरह कैलकुलेशन होता है और उसके तहत ही हम लोग कूपों में कटाई का काम करते हैं। जहां आवश्यक नहीं होता है वहां जंगल को बिल्कुल नहीं काटा जाता है, बल्कि वहां पर उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने कहा था, अगर वो अच्छी गुणवत्ता का जंगल है तो वहां पर हम कूप भी निकालते हैं, कटाई भी करते हैं। लेकिन ऐसा जंगल जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए वहां पर हम दूसरे मेजर्स एडॉप्ट करते हैं ताकि वो भी हमारा प्रोडक्टिव हो जाए। और जब वो जंगल हमारा उत्पादक हो जाता है तभी उसको हम उसमें कटाई या दूसरी कार्रवाइयां करते हैं। टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश खोता जा रहा है, क्या कारण होंगे उसके? नहीं, अभी जो रिसेंट जो हमारा असेसमेंट हुआ था, टाइगर सेंसस हुई थी, उसमें जो मेरी जानकारी में है कुछ ऐसे क्षेत्र रह गए थे जहां वास्तव में टाइगर और हमको संभावना थी। तो उसके लिए जो है देहरादून में फिर से जो है प्रक्रिया चल रही है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां वास्तव में टाइगर सेंसस की गणना नहीं की जा चुकी थी और उसके परिणाम हमको नहीं मिल पाए थे, फिर भी जो है सेंसस को वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें हमको जो है और कुछ अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है और जो इसका टाइगर स्टेट का जो दर्जा था वो बरकरार रहने की उम्मीद है। ये सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे लोग इसमें योगदान दे सकते हैं? इसमें सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये होगा कि आजकल हरियाली की तरफ हर इंसान रुजू हो रहा है और वो चाहता है कि उसके जहाँ कॉलोनी में रह रहा है या जिस मकान में रह रहा है उसके आसपास भी हरियाली हो, क्योंकि जंगल जैसा आप जानते हैं, जंगल के बर्बाद होने से, कटने से जो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या जो है मौसम परिवर्तन की बात करें, ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से जो हमारे रूरल एरिया के और अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो समझते जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे सब लोग वापस ग्रीनरी की तरफ आ रहे हैं और इसमें न केवल जो है ग्रीन सिटी की बात कर रहे हैं बल्कि ग्रीन कॉलोनी की और बिल्डिंग्स भी जो है ग्रीन करने की यहाँ पर एक कार्यशाला हुई थी जिसको नगर निगम ने कंडक्ट करवाया था। इसमें बाहर के भी बहुत से डेलीगेट्स आए थे और उन्होंने वृक्ष लगाने के साथ साथ जमीन पर लगाने के अलावा उन्होंने तो यहाँ तक टेक्निक बतलाई थी कि आप जो है आपकी बिल्डिंग में किस तरह से छत पर ग्रीनरी कर सकते हैं, किस तरह से दीवारों पर ग्रीनरी कर सकते हैं। तो लोगों का जो है ध्यान इस तरफ रुजू हुआ है और मेरे पास भी यहाँ पर बहुत से संस्थाएं हैं वो वॉलंटरीली आगे आ रही हैं कि साहब हम खुद जो आप जहाँ पौधे लगा रहे हैं उसमें हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आप हमको बतला दीजिए कि कहाँ पर आप पौधे लगा रहे हैं। हम अपनी संस्था से न केवल पौधे लगवाएंगे बल्कि उनको बचाने का भी काम करेंगे। तो अगर हमारे शहर में हरियाली रहेगी तो उससे बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। आज जो हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं, अगर हमारी सिटी ग्रीन रहेगी तो बहुत सा जो ये लेकिन वन विभाग के अधिकारी ही खुद पेड़ कटवाते ही आरोप लगता है, उनकी मिलीभगत के बिना पेड़ कटते नहीं हैं और जब वे कुछ कार्रवाई करते हैं तो कई बार नेताओं का दबाव भी आता है। क्या ये सच? मैं आज की परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें सच हैं, क्योंकि आजकल मीडिया प्लस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कहीं पर भी अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो उसी टाइम जो है पब्लिक की लाइट में आ जाती है और चीजें सामने आ जाती हैं। तो ये कहना कि सब वन विभाग के कर्मचारी खुद मिलकर इस तरह की कार्रवाइयों में लिप्त रहते हैं, मैं नहीं सोचता कि ये सही है। हम लोगों ने कई वन कर्मियों पे कार्रवाई भी की है। तो कार्रवाई करी है, उसमें अभी अगर मैं अपने समय की बात करूं तो ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया कि वन विभाग का कर्मचारी कटाई में लिप्त था। ये प्रकरण जरूर आया कि साहब वन विभाग के कर्मचारी के द्वारा लापरवाही करने के कारण कुछ लोगों ने कटाई कर ली
या कुछ झाड़ों पर घावटी लगा दी या कहीं अतिक्रमण हो गया। लेकिन हमने जहां पर ये देखा कि हमारा वनकर्मी मुस्तैद था और उसने पूरा प्रयास करा है कटाई को रोकने में, अतिक्रमण को रोकने में, तो हमने उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करी है। लेकिन जब हमको जांच में मिला कि हमारा वन रक्षक ने कहीं कोई उससे कमी रही है, उसने कहीं लापरवाही जान करके करी है जी, तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। लेकिन ऐसा प्रकरण अभी नहीं आया मेरे सामने कि कोई कर्मचारी या अधिकारी हमारा अवैध कटाई में लिप्त होकर उसने कहीं जंगल से लकड़ी कटाई। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे वनों का संरक्षण हो और पर्यावरण अच्छा रहे, क्या संदेश आपका? मैं तो यही संदेश दूंगा कि हर परिवार को कम से कम एक पौधा लगाने का और उसको बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। तो आज अगर हम इंदौर की बात करें, अगर हमारे यहाँ 25 लाख की आबादी है और 5 से 7 लाख अगर हमारे घर हैं यहाँ पर, तो अगर हर परिवार का एक सदस्य कहीं पर भी अगर पौधा लगाता है और उसको बढ़ाता है तो उसका बहुत बड़ा योगदान पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में रहेगा। यही मेरा मैसेज है और हम सबको इस काम में आगे बढ़कर अपना सहयोग देना चाहिए। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आप कहीं भी जाएं, जहां भी जंगल में जाएं, तो ध्यान रखें कि पेड़ पौधों को नुकसान नहीं हो, पॉलीथीन का उपयोग ना करें, क्योंकि मध्य प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है देश में जहां प्रति व्यक्ति पर कैपिटा फॉरेस्ट 5.7% है, जो देश के औसत 1.7 से करीब 3 गुना से भी ज्यादा है। इसलिए हमारे प्रदेश में बहुत जंगल है, लेकिन इनको बचाने में आपका योगदान बहुत जरूरी है। खान साहब, आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।